नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। दिल्ली का जंतर मंतर इस समय सबसे ट्रेंडिंग नाम बना हुआ है। वहां पर पिछले 32 दिनों से जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरणविद सोनम वांगचुक प्रदर्शनरत थे। उन्होंने अनशन भी किया, लेकिन 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस उन्हें सफ़ेद चादर की सहायता से छिपाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा देती है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां पर सोनम वांगचुक की तस्वीर, रामचरितमानस और अन्य सामान रखकर अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाती हैं। सोशल मीडिया पर इस समय तमाम वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें ये देखा साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस वर्दी में और सादे वर्दी में वहाँ छात्रों पर, युवाओं पर लाठी चार्ज कर रही है। एक दिन पहले यानी सोमवार को भी कुछ ऐसा ही माहौल बीएचयू में देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग छात्रों के साथ सड़क पर निकले। प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और पुलिस से सपा जनों की तीखी बहस नोकझोंक हुई। इस विषय में हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर सुभाष राजभर जी से, प्रदेश सचिव हैं सपा के, इनसे जानेंगे ये जो पूरा मामला चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, सपा इसको कैसे देखती है। सपा सांसद डिम्पल यादव भी दिल्ली गई थी, उन्होंने इस अनशन को, इस प्रदर्शन को समर्थन भी दिया था। डॉक्टर साहब, ये जो मामला चल रहा है देश में, सपा के शासन में भी ऐसी चीज़ें, ये मतलब सोशल मीडिया पे कि ऐसे आप लोग की जब सरकार थी तो युवा इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करते थे, पुलिस का भी इस तरह से रवैया नहीं अपनाती थी। क्या है माहौल इस समय कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है? एक कहावत है पूर्वांचल में, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। तो इस समय 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं या जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो चौपट राजा हैं। और उसी के सबसे बड़े उदाहरण हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, महामानव, विश्वगुरु कहलाने वाले व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बोलते हैं। हालांकि वो तो न तो महामानव हैं न विश्वगुरु हैं। इसलिए विश्वगुरु नहीं हैं कि उनके पास एक देश भी चेला नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के चेला हैं। अमेरिका का आपने देखा, अमेरिका जब चाहती है, जैसे चाहती है, डंडा पटकती है और ये नाचते हैं। और कल की जो घटना है, कल भारत देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, लोकतंत्र का इतिहास, इस सदी का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो कल के दिन को काले दिन के रूप में इतिहासकार लिखेंगे और याद करेंगे और बताएंगे कि भारत के डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जो अंग्रेज़ों से भी क्रूर था। एक ऐसी सरकार बनी थी जो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर थी। और जिस प्रकार जलियांवाला कांड हुआ था, जनरल डायर ने निहत्थों पर जैसे गोली चलवा के मार दिया था, उसी तरीके से हमारे देश के भविष्य युवा, पढ़े लिखे युवा, उच्च शिक्षा प्राप्त युवा और वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, एक छोटी सी मांग जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश के विकास का जो पैमाना होता है, जो थर्मामीटर होता है, जब भी हम देश को मापते हैं कि कितना हमारा देश सिविलाइज्ड है, तो उसकी जो बैकबोन है वो एजुकेशन है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो मिडिल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। और वर्तमान में जो एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो पूरी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। न जाने कितने बच्चे अपने से मौत के घाट उतार लिया, अपने आप को आत्महत्या कर लिया।
इसको लेकर के, और इसमें जो है वर्तमान ऑनरेबल सीजीआई का भी एक छौंका लगा दिया। उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं को काकरोच कह दिया, जिसका परिणाम हुआ कि एक काकरोच जनता पार्टी बन गई। और जितने देश में युवा बेरोजगार और जो ये पेपर लीक से परेशान थे, लाखों लाखों मिलियन में सब उनके फॉलोअर हो गए। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था सुधरे, जो पटरी से डरिल हो गई है वो फिर से ठीक हो, शिक्षा प्रणाली ठीक हो, बिना बेईमानी की परीक्षा हो, पेपर लीक न हो, समय बर्बाद न हो हमारे युवा छात्रों का। इन सब बातों को लेकर धरना चल रहा है। मात्र एक छोटी सी बात के लिए, मैं छोटी बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में अगर कोई संवैधानिक पद पर है या संवैधानिक पद पर नहीं है, तो उसमें इतनी मोरालिटी होनी चाहिए, इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वो अगर उसके डिपार्टमेंट में अगर कोई गलती हुई है तो उस पर वो नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे। और भारत के डेमोक्रेसी में ऐसा लगातार रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, रिज़ाइन किए हैं। और उस समय बचपन में मुझे याद है, जाफ़र शरीफ रेलवे मिनिस्टर थे, एक छोटी रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने रिज़ाइन किया। एक लंबी फहरिस्त है नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने का। जब होटल ताज मुंबई में अटैक किया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने और भारत का गृहमंत्री दोनों नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए, जबकि सारे आतंकवादियों को मार दिए थे। एक आतंकवादी अब्दुल कसाब बचा था और उसको अपनी सरकार रहते ही उसको फांसी पर चढ़ा दिए थे। लेकिन ये सरकार और वर्तमान का माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि भाई वो पोस्ट माननीय इसलिए माननीय कहना पड़ रहा है, लेकिन उस पद पर जो बैठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी, ये जनरल डायर से भी क्रूर है। और इनके पूरे कैबिनेट में कोई भी नैतिक, जो भी संवैधानिक पद पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी हैं, जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, किसी के अंदर पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं बची है, क्या हो सकता है, संवेदना बची है। ये एक्चुअल में क्या है कि ये अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं, इस देश के चक्रवर्ती सम्राट समझ रहे हैं। ये बदल दिए डेमोक्रेसी को, जो हमारे भारत देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको राजतंत्र में बदल दिए हैं। संविधान को मान रहे हैं। अगर ये संविधान को मानते तो जंतर मंतर जो एक स्थान फिक्स किया गया है, हर भारतीय नागरिक को सरकार का विरोध करने का, किसी अधिकारी का विरोध करने का, ये मूलभूत अधिकार में है। तो भाई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस नाते आपकी नैतिक, जब उन्होंने कहा कि 20 तारीख से चलेगा मानसून सत्र चलेगा, लोकसभा चलेगी, तो उन्होंने कहा कि हम फ्लैग मार्च करेंगे संसद तक। तो आपको ये पता था, और लाखों लाखों छात्र वहाँ पूरे देश से गए थे, सारे विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ थे, हमारे दल के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यहाँ तक कि हमारे महबूब नेता की धर्मपत्नी भाभी डिम्पल यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी थी। इन सब लोगों को सारा प्रोटोकॉल तोड़ के इनको फेंका गया, पटका गया। और ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। वहाँ बेटियों को भी मारा, बेटियों की माँ को भी मारा। और सोनम वांगचुक जो देश की महान वैज्ञानिक हैं, उनको तो आज भी ये अरेस्ट किए हुए हैं, बस नाम है कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ भी वो कैद है, कोई उनसे मिल नहीं सकता, उनका हाल चाल नहीं पूछ सकता। इवन उनकी पत्नी तक को रोक दिया गया, उनके मोबाइल को उनकी पत्नी को नहीं दिया गया। तो ये आज के तारीख में भारत देश फिर से गुलाम हो गया है। कभी था ये अंग्रेज़ों का गुलाम था, और ये इस समय भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हो गया है। हमारा पूरा भारत देश, हमारे पूरे भारत देश के नागरिक इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह सरकार के गुलाम हो गए हैं। और इनको चिंता भी नहीं है जनता का, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि जनता हमको वोट दे चाहे चूल्हे भाड़ में जाए,
हमारे पास ईवीएम है, हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और हमारे पास ये बल है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है। क्योंकि आर्मी के जितने चीफ पोस्ट हैं उस पर भी ये लोग अपने लोगों को बैठा दिए हैं। जो अपने जब वो ओथ लेता है कोई भी, चाहे वो संवैधानिक पद पर जाए, चाहे कोई अफसर बने, आईएएस आईपीएस जब ओथ लेता है, छोटा से लेकर सिपाही से लेकर ऊपर तक, आर्मी में भी वही होता है, वो भारत का संविधान को पकड़ के शपथ लेता है कि भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने कुटिल, कपटी, चोर प्रवृत्ति के आईएएस आईपीएस हैं, उनको उन पदों पर बैठा दिया है जो उनकी कठपुतली बन के नाच रहे हैं। इसलिए कल जो घटना हुआ इन कारणों से हुआ है। अगर ये जरा भी संवेदनशील होते तो ये नौबत ही नहीं आती। जब शुरुआत में ही प्रोटेस्ट हुआ तो शुरू में ही ये धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लेते और सारा देश के युवा शांत हो गए होते, और फिर आप 2-4 महीना बाद बना देते, कोई दूसरा भी मंत्रालय दे देते। ऐसा कौन सा, मतलब क्या है धर्मेंद्र प्रधान में ऐसी कौन सी खूबी है कि वो एचआरडी मिनिस्टर वहीं रहेंगे? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान इतना, मतलब 1 महीने से अनशन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है? सीधा सीधा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे देंगे, पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से अमित शाह और नरेंद्र मोदी रोक रहे हैं। इनको ये है कि कतई ये हम, चूँकि मैंने बताया ना कि ये जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है, इनकी कोई स्कीम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसलिए इनको लग रहा है कि हमारा मंत्री अगर इस्तीफा दे देगा तो हमारी साख गिर जाएगी। नाक का सवाल बना लिया इन लोगों ने, अपने शान का सवाल बना लिया है। इसलिए ये कल जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के जो विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के हैं, उनको आतंकवादी की तरह ट्रीट किया। लग रहा था कि जबकि जो सिर्फ हम भारत देश के राष्ट्रीय तिरंगा को लेकर के वो सब लोग थे, किसी के पास कोई न तो कार्बाइन था, न तो पिस्टल था, न कट्टा था, कुछ नहीं था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि किसी सांसद पर या संसद पर कोई खराब असर पड़ने वाला था, कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोगों ने बर्बरतापूर्वक मारा और इस तरीके से पार्लियामेंट को घेर के रखा था कि जैसे कि आतंकवादी आ रहे हैं, और अंदर तक ये गए होते तो पता नहीं कितने हजार लोगों को ये गोलियों से भुनवा दिए होते। ये इसलिए मैं कहूँगा कि ये वर्तमान सरकार आतंकवादी सरकार है, क्रूर सरकार है, अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा क्रूर और निरंकुश है। जितना भारत देश गुलामी के समय झेला है, हमारी भारत माँ करा, जब जितने हमारे कल युवा, चाहे हमारी बहन रही हो, चाहे बेटी रही हो, चाहे हमारे नौजवान बेटे रहे हों, भाई रहे हों, जितने लोगों के साथ बर्बरता किया इन लोगों ने, इतनी बर्बरता गुलामी के समय अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। क्योंकि अंग्रेज़ अगर ऐसा करते तो आज भी हमारा देश गुलाम होता। क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दे रहे थे, पंडित नेहरू दे रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दे रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे न जाने तमाम नरम क्रांतिकारी और गरम दल के क्रांतिकारी, गरम दल के क्रांतिकारियों तो मारी डाले सबके सब, भगत सिंह, आज़ाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम हजारों गरम दल के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, उनको तो ये मारी दिए। और उसी के तर्ज पर मोदी सरकार मार रही थी कल। इसलिए मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और आपको बता दूं कि ये चुनाव से तो हटने वाले नहीं है। इनको अब अभी ये देखिए, कल से जो हुआ है, आज देखिएगा, कल देखिएगा, सना सना पूरे भारत देश की पूरी जनता जनार्दन में, कुछ 2-4% अंधभक्त को छोड़ के पूरे अवाम में गुस्सा है। और ये गुस्सा कभी विस्फोट जब करेगा तो बिना चुनाव की इनकी सरकार धराशायी हो जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।